कुट्टी चाटन मालाबारी हिंदुओं की लोक कथाओं में एक आत्मा है जिसे कभी कभी कुटुमी के रूप में भी वर्णित किया जाता है। कुट्टी चाटन की चालें उसके पीड़ितों को बहुत परेशान करती हैं, लेकिन कभी गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने उत्पीड़न से मुक्ति के बदले में बलि की मांग करता है। मालाबार के कुछ हिंदुओं का मानना है कि सही मंत्रों के साथ रोजाना किसी की बलि देने से कुट्टी चाटन प्रसन्न होता है, वरना वो उनके परिवार में से रोज एक व्यक्ति को मार देता है। कुट्टी चाटन किसी का भी रूप धारण कर सकता है और बहुत ही शैतान प्रवृत्ति का होता है। मान लीजिए जैसे शरारतों का देवता लोकी। दूसरी तरफ अगर यक्षिणी की बात की जाए तो भारत के विभिन्न हिस्सों में यक्षिणी के बारे में अलग अलग बातें बताई जाती हैं। केरल के साहित्य और लोक कथाओं में यक्षिणी को आमतौर पर परोपकारी नहीं माना जाता है। कई लोक कथाओं में हत्या की गई महिलाओं का प्रतिशोधी यक्षियों के रूप में पुनर्जन्म होता है। यक्षियों का मल्यटूर रामकृष्ण के 1967 के उपन्यास यक्षी में भी चित्रित किया गया है, जिसमें उनकी दुनिया का वर्णन नीला सूरज, लाल घास के कालीन, पिघली हुई चांदी की धाराएं और नीलमणि, पन्ना, गार्नेट और पुखराज से बने फूलों के रूप में किया गया है। उपन्यास में युवा यक्षियां विशाल ड्रैगन फ्लाइज की पीठ पर बैठ के उड़ती हैं। रामकृष्ण के उपन्यास के अनुसार वयस्क यक्षियों को मानव मनुष्यों का रक्त पीने के लिए वर्ष में एक बार जीवित भूमि पे प्रवेश करना पड़ता है। तो ये हो गई कुट्टी चाटन और यक्षिणी के बारे में कहानी। तो आइए सुनाता हूं आपको आज की कहानी कुट्टी चाटन। साल 1664 केरला का एक सबसे घना जंगल नीलांबर। रविंद्रन और विजयन बेतहाशा घने जंगल के अंदर भागे जा रहे थे, मानो वो किसी से डर के भाग रहे हों। भागते भागते रविंद्रन की सांस फूलने लगती है और वो विजयन से रुकने को कहता है। अन्ना, मुझे अब और भागा नहीं जा सकता। उसकी बात सुन विजयन कहता है, बस थोड़ी और दूर रवि, फिर हम बच जाएंगे। अगर यही रुक गए तो समझो हमारी एक आखिरी रात होगी। फिर कुछ देर और जंगल के अंदर जाते हुए दोनों एक नदी के सामने जाके रुक जाते हैं। नदी काफी गहरी थी और अंधेरा होने की वजह से रविंद्रन और विजय ने उस रात वहीं रुकने का फैसला लिया। पास के ही एक बड़े से पेड़ के नीचे दोनों लेट गए। रविंद्रन ने अपनी धोती के कोने में दबी हुई एक छोटी सी ढिबरी निकाली और तंबाकू को अपनी हथेली में रगड़ते हुए विजयन से बोला, आज तो बाल बाल बच गए अन्ना, वरना वो गोरे भूत हमको मार देते। तुम सही कह रहे हो रवि, ये लोग हमारे ही देश में घुस के हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। चलो सो जाते हैं, सुबह होते ही हम नदी पार कर जाएंगे और इन गोरे भूतों से बहुत दूर चले जाएंगे। और ये कह के विजयन दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। बीच रात जब विजयन की आंख खुलती है तो वो रविंद्रन को अपने बगल में ना पाके उसको आवाज लगाता है, रवि, रवि, रविंद्रन किधर है तू? जब रविंद्रन का कोई जवाब नहीं आता तो विजयन उसको खोजने के लिए जंगल में ढूंढने लग जाता है। थोड़ी देर बाद विजयन नदी के पास रविंद्रन को खड़ा देखता है। वो दौड़ के उसके पास जाता है। रवि, रवि, क्या कर रहा है तू यहां? रवि नदी किनारे किसी मूर्ति की तरह खड़ा नदी की तरफ एक टक देखे जा रहा था। जब विजयन ने उसकी नजरों का पीछा किया तो जो उसने देखा वो देख उसके आंखें फटी की फटी रह गई। विजयन ने
नदी में से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को उनकी तरफ आते हुए देखा। ऐसी पला की खूबसूरत लड़की विजयन ने आज तक नहीं देखी थी। उस लड़की का पूरा शरीर ऐसा था जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। उसकी लंबी चोटी उसकी मादक कमर पे ऐसे पल खा रही थी कि जैसे कोई सांप सपेरे की धुन पे पल खाता हो। रविंद्रन उसको देख के एकदम मंत्रमुग्ध था, लेकिन विजयन समझ गया था कि ये लड़की कोई और नहीं, एक यक्षिणी है। विजयन अपने दोनों हाथों से रविंद्रन को झकझोरते हुए बोला, होश में आओ रवि, ये यक्षिणी है। होश में आओ मेरे भाई, वरना हम दोनों इसके हाथों मारे जाएंगे। विजयन की लाख कोशिशों के बावजूद भी रविंद्रन होश में नहीं आया। ये देख विजयन उसको छोड़ अपनी जान बचाने के लिए पास के ही झाड़ियों में जाके छुप गया। उधर यक्षिणी धीरे धीरे से रविंद्रन के पास आई और अपने हाथों से उसके चेहरे को पहले तो उसने छुआ और फिर उसको वहीं नदी की मिट्टी पे लिटा दिया। यक्षिणी रविंद्रन के ऊपर बैठ गई और उससे अपनी प्यास बुझाने लगी। ये सब होता हुआ विजयन झाड़ियों के पीछे से छुपकर देख रहा था और कुछ ही देर बाद यक्षिणी ने चीखते हुए अपना हाथ रविंद्रन के सीने में घुसा दिया और दूसरे ही पल उसके दिल को बाहर निकाल के खाने लगी। और फिर वो धीरे धीरे एक एक करके रविंद्रन के शरीर से उसका सारा खून चूसने लगी। ये देख विजयन का दिल दहल उठा और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुन यक्षिणी उन झाड़ियों की तरफ देखने लगी। वो रविंद्रन के बेजान शरीर को छोड़ झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगी। ये देख विजयन ने अपने हाथों से अपना मुंह दबा लिया और डर के मारे वो कांपने लगा। यक्षिणी धीरे धीरे कदमों से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। पूरे माहौल में उसकी हंसी गूंज रही थी। वो जैसे ही विजयन के पास पहुंची, विजयन चीखते हुए झाड़ियों से निकल के जंगल की ओर भागा। विजयन बेतहाशा जंगल के अंदर भागे जा रहा था और उसके पीछे वो यक्षिणी। कुछ देर बाद विजयन को उस यक्षिणी की आवाज आनी बंद हो गई। उसने रुक के पीछे पलट के देखा तो सच में वो यक्षिणी वहां नहीं थी। विजयन अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ते हुए और हांफने लगा। कुछ देर सांस लेने के बाद विजयन उठा और आगे बढ़ने लगा। पूरी रात भागने के बाद वो थक चुका था और भूखा भी था। तभी उसको दूर से आसमान में काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो उसे देख विजयन समझ गया कि जरूर ये धुआं किसी के घर से आ रहा है या पास में इंसानों की कोई बस्ती है। वो उस धुएं का पीछा करते हुए जंगलों के बीचों बीच बने एक बड़े से घर के सामने जा ठहरा। वो घर काफी पुराना और विशाल था। विजयन भूख की वजह से कुछ खाने के लिए इधर उधर देखने लगता है और सीधा घर के अंदर जा घुसता है। उसने पास में ही रखे कुछ नारियल में से एक नारियल को उठा के जमीन पे पटकना चालू कर दिया। आवाज सुन के उस घर का रसोइया वहां आ गया। रसोइये के पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई थी। वो विजयन को टोकते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? इसके पहले कि विजयन रसोइये के सवाल का जवाब देता कि वहां उस घर का मालिक भी आ जाता है और एक कड़क आवाज में विजयन की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम यहाँ के तो नहीं लगते? कहाँ से आए हो और बिना मेरी इजाजत के इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? घर के मालिक को देख विजयन अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जंगल में भटक गया हूं और बहुत भूखा हूं। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा।
कुछ भी? घर के मालिक ने विजयन को देखते हुए पूछा। हाँ हाँ ना, कुछ भी, विजयन अपने हाथ जोड़ते हुए बोला। तो क्या खूबी है तुम्हारे अंदर, और क्या नाम बताया तुमने अपना? घर के मालिक ने विजयन से पूछा। विजयन, मेरा नाम विजयन है, मैं शादियों में गाता भी हूं, विजयन मुस्कुराते हुए घर के मालिक से बोला। अच्छा, तो तू गाता भी है, तो चल कुछ गा के सुना। अगर मुझे तेरा गाना पसंद आया तो मैं ना तुझे सिर्फ खाने को दूंगा बल्कि यहाँ पे रहने को भी दे दूंगा, और साथ में एक इनाम भी। विजयन ने एक लोकगीत घर के मालिक को सुनाया और उसका गाना सुन घर के मालिक ने कहा, बहुत खूब, गाना अच्छा गाते हो तुम, चलो तुम इस घर में रह सकते हो और तुम मुझे दिन में 3 बार गाना सुनाओगे और मैं तुमको खाने को दूंगा। मेरा नाम कुट्टी सेल्वा है, लेकिन तुम मुझे मालिक कह के बुलाओगे। और ये कह के कुट्टी सेल्वा ने अपनी जेब में से एक सोने की गिन्नी निकाली और विजयन के हाथ पे रख दी। ये देख के विजयन की आंखें फटी की फटी रह गई। उस सोने की गिन्नी से उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। वो कुट्टी सेल्वा से सवाल करते हुए बोला, मालिक, ये तो सोने की गिन्नी है, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? कुट्टी सेल्वा एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये सोने की गिन्नी तुम्हारा इनाम है। तुम जब तक मेरा हुक्म मानोगे तब तक तुमको मैं ये सोने की गिन्नियां देता रहूंगा, लेकिन तुमने जिस दिन इस घर को छोड़ने का सोचा या चाहा भी, तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कह के कुट्टी सेल्वा रसोइये की तरफ देखते हुए बोला, इसको इसका काम समझा दो, और अगर ये यहाँ से भागने की कोशिश करे तो इसको औरों की तरह यहीं जिंदा गाड़ देना। और ये कह के कुट्टी सेल्वा वहां से चला गया। विजयन असमंजस और डर से रसोइये को देखने लगा। उसने इशारे से विजयन को अपने पीछे आने को कहा और घर के अंदर आंगन से होते हुए रसोई घर की ओर चल दिया। घर के आंगन में एक ताजा गड्ढा खुदा हुआ था और उसके साथ ही एक दूसरा गड्ढा भी, जिसको देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे उस गड्ढे को अभी अभी भरा गया हो। विजयन के सवालों से भरे चेहरे को रसोइये ने पढ़ लिया और वो बोला, यह कब्र है। कब्र? किसकी कब्र? विजयन ने हैरानी से पूछा। ये कब्र जिस पे मिट्टी पड़ी है वो यहाँ के पुराने नौकर की है। 2 दिन पहले ही उसने कुट्टी अन्ना को सही समय पे खाना नहीं दिया और उनके कमरे से सोना लेके भाग रहा था। इतना कह के रसोइया चुप हो गया। और ये दूसरी कब्र? विजयन ने रसोइये से डरते हुए पूछा। रसोई ने आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बोला, ये कब्र किसी की भी हो सकती है, शायद मेरी या शायद तुम्हारी। विजयन ने रसोइये की बात को मजाक में लिया और खुद से बातें हुए बोला, ये रसोइया मुझे डरा के मेरा फायदा उठाना चाहता है। देखो कितना बड़ा घर है, ये यहाँ अकेले काम करते करते थक जाता होगा, इसलिए मुझे डरा के मुझसे ये सारा काम कराने के लिए ऐसी कहानियां बना रहा है। इतनी देर में रसोइया विजयन को घर के पहले तल पे ले गया और उसको उसका कमरा दिखाया और फिर घर के बाकी हिस्से भी। जब वो दोनों वापस से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो विजयन ने देखा कि सीढ़ियां दाईं तरफ मुड़ के घर के नीचे की तरफ जा रही थीं, जहां खूब अंधेरा था। उसने उत्सुकता से रसोइये से पूछा, अन्ना, ये सीढ़ियां किधर जा रही हैं? नीचे कोई तहखाना है क्या? ये सुन रुका और एकदम से पीछे मुड़ विजयन के गला पकड़ते हुए बेहद ही डरावनी आवाज में बोला, नीचे जाने की भूल भी ना करना। अगर जान प्यारी है तो जितना बताया जा रहा है उतना ही करो और कभी भी काम करने से मना नहीं करना। विजयन ऐसा कुछ होने के लिए तैयार नहीं था
वो लड़खड़ाते हुए नीचे ज़मीन पर जा गिरा। वो हकलाते हुए और डरते हुए रसोइये से बोला, अन्ना, मैंने तो बस तुमसे नीचे क्या है ये पूछा। तुम नहीं चाहते तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझसे ऐसा बर्ताव ना करो। रसोइया ये सुन के अपने आप को संभालते हुए बोला, हाँ, मैं बस थोड़ा काम करके थक गया हूँ, तो इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। चलो उठ जाओ, मुझे कुट्टी अन्ना के लिए खाना बनाना है। तुम हाथ मुंह धो के कोई अच्छा सा गाना तैयार कर लो। अगर कुट्टी अन्ना तुझसे खुश हो गए तो तेरी जिंदगी चमक जाएगी, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रहे, अपना काम हमेशा पूरा करना। और ये कह के रसोई घर के अंदर चला गया। कुट्टी सेल्वा ये सब घर के प्रथम तल से खड़े देख रहा था और उसके चेहरे पे एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। कौन है ये कुट्टी सेल्वा? इस घने जंगल में इतना बड़ा घर और उसका अतीत क्या है? कुट्टी सेल्वा के पास अगर इतना सोना है तो वो ऐसे वीराने में क्यों रह रहा है? क्या राज है घर के आंगन में बनी उन 2 कब्रों का? और क्या राज है उस यक्षिणी का जिसने विजयन की जान बख्श दी? और आखिरी में क्या रहस्य है इस कुट्टी चाटन का? जानने के लिए सुनिए हमारी कहानी का दूसरा भाग, कुट्टी चाटन और यक्षिणी पार्ट 2। तो ये थी हमारी आज की कहानी का पहला भाग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप में हमारी कहानी को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल पर, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप हमारी कहानियों को मिस ना करें। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।